हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने कार्नोट इंजन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था और हमने उसका न्यूमेरिकल भी किया था। अब एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, बस डिपेंड वो करता है, यानी कि जो डिपेंड करेगा पूरी तरह से वो करेगा कौन से फॉर्मूला के ऊपर, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे। जो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द मतलब मटेरियल या फिर ऑन द गैस या ऑन द वर्किंग सब्सटेंस of that engine। तो क्वेश्चन है, efficiency of a Carnot engine is 40%, efficiency of the Carnot engine is 40% when temperature of sink is reduced by when temperature of sink is reduced by 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, efficiency is increased by 20%. Efficiency is increased by 20%. Calculate the temperature of sink. सिंक का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। भाई किसी को आता है तो कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, वरना मैं तो कराऊंगी। लिख लो पहले क्वेश्चन एक बार। तो देखिए अब करते हैं। एफिशिएंसी देखिए 40%। ईटा होता है 1 minus T2 upon T1. What is T2 here? T2 is the temperature of sink, which is smaller than T1. T1 is the temperature of source. क्या हमने रखा है 40%? 40% का मतलब 40 upon 100. 1 minus T2 upon T1. यहाँ से आप एक काम करो, T2 upon T1 की वैल्यू निकाल लो। 1 minus 40 upon 100 इसका सॉल्व किया तो 60 upon 100 इक्वेशन। दूसरी तरफ इसने कहा कि जो नई एफिशिएंसी है ईटा डैश हम लोग मान लेते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है 20%, यानी कि पहले 40% थी और बाद में 20% इंक्रीज होकर 60% हो जाती है। कब? व्हेन सिंक का जो नया टेम्परेचर है वो पुराने वाले टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो जाए। तो अब एफिशिएंसी 1 minus T2 upon T1 होता है, तो T2 की जगह तो क्या आ जाएगा, ये सिंक का टेम्परेचर। T2 minus 100 अपॉन में सोर्स के टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं है, उसकी जगह रखा 60 अपॉन 100। 1 minus T2 minus 100 अपॉन T1। यहाँ से T2 minus 100 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 minus 60 अपॉन 100 यानी 40 अपॉन 100। इक्वेशन 2 लिखो ना। आगे करते हैं, जो क्वेश्चन रब कर रही हूँ।
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड किया। आगे टी से गिवन कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, T2 माइनस 100 अपॉन T2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2T2 माइनस किया, T2 इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिख रहे हैं, केल्विन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम लोगों ने जो रिड्यूस किया टेम्परेचर वो भी डिग्री सेल्सियस में ही था, तो हमें सिंक का टेम्परेचर मिल गया 300 डिग्री सेल्सियस। नोट करो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रेफ्रिजरेटर। ये कंप्लीट रिवर्स है हीट इंजन का। कार्नोट इंजन जो होता है ना वो दोनों तरह से वर्क कर सकता है क्योंकि वो एक रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरह से काम करे। अगर सिंक से सोर्स से हीट ले, कुछ काम करे और बची हुई हीट सिंक को दे दे। अगर ये काम हो रहा है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि सिंक से हीट ले, उस पर काम हो और वो सोर्स को हीट दे। तो रेफ्रिजरेटर जो है ना वो इनवर्स प्रोसेस होता है इसका हीट इंजन का। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है देखिए, आप दोनों को समझिए। जैसे हीट इंजन होता है, हीट इंजन, और ये रेफ्रिजरेटर, तो क्या अंतर है? हीट इंजन सोर्स से हीट लेता है, मान लिया Q1, खुद इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो काम करता है, तो बची हुई हीट यानी Q1 माइनस W वो सिंक को दे देता है। इसमें उल्टा होता है, रेफ्रिजरेटर में सिंक से हीट लेता है, मान लिया Q2, ये खुद काम नहीं करता है, इस पर काम होता है, एक्सटर्नल एजेंसी से इस पर काम होता है W, तो ये टोटल मिला के Q2 प्लस W जो एनर्जी है या जो हीट है वो दे देता है, किसको? सिंक को दे देता है, सॉरी सोर्स को दे देता है। यहाँ सोर्स से हीट ली जाती है, यहाँ सिंक से हीट ली जाती है। यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस खुद काम करता है, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस पर काम किया जाता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें यही तो होता है कि उसके अंदर जितनी भी चीजें रखी होती है, चाहे कितनी गर्म हो उसे वो ठंडी कर देता है। कैसे? उसका टेम्परेचर लेकर, उसकी जो हीट है वो लेकर और बाहर दे देता है, मतलब उस पर वर्क बाहर से कराया जाता है। जो कंप्रेशर वगैरह नहीं होते हैं, अपन लोग बोल देते हैं गैस खत्म हो गई है ना, गैस दबानी, ये फिजिक्स बोर्ड सॉरी फ्रिज में गैस खत्म होते, फ्रिज की गैस खत्म हुई, भरवानी है, वो कंप्रेशर वगैरह जो भी होता है उसमें कंप्रेशर होते हैं उस वजह से, तो उसमें होता है कि बाहर से काम करवाया जाता है उसके ऊपर। तभी तो अपन लोग अगर इस रूम में फ्रिज रखा हुआ है तो फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा कम होता है रूम के टेम्परेचर से। जिस कमरे में फ्रिज रखा है उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जो फ्रिज जो है उसमें रखे हुए सामानों की हीट जो है उस रूम में आती है। ठीक है, तो अब अपन लोग लिखते हैं इसके बारे में। पहले डायग्राम ये है हीट सोर्स, हमेशा ध्यान रखना सोर्स की हीट ही ज्यादा होती है T1 के अंदर, और ये है हीट सिंक। यहाँ पर कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, सिंक से हीट लेता है, कितनी हीट ले ली सिंक से? Q2,
फिर इसके ऊपर बाहर से काम कराया जाता है W। तो अब टोटल मिला के Q2 प्लस W, यानी कि टोटल मिला के Q1 हीट क्या की जाती है, हीट सोर्स को दे दी जाती है। दूसरा काम अपन लोग जानते हैं कि जो हीट इंजन था, जो कि कार्नोट इंजन था, P और V, इनके बीच में जब ग्राफ बनता है तो ऐसे बनता है A B C D। वहां पे होता था A से D जाते थे, B से C से D और D से A। यहाँ उल्टा होगा, A से B पे जाएंगे, D से C पे जाएंगे, C से B पे जाएंगे और D से A पे जाएंगे। ये इसका रास्ता है, क्योंकि हीट इंजन का उल्टा काम चलता है। हीट इंजन में A से B, B से C, C से D, D से A जाते थे। यहाँ पे A से D, D से C, C से B, D से A जाते थे। नोट करो, डायग्राम बनाओ, फिर इसके बारे में लिखते हैं। लिखते हैं इसके बारे में। दो डायग्राम बना लिए हमने। लिखते हैं, इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट द कार्नोट इंजन it is possible to operate the Carnot engine in reverse cycle। इसको रिवर्स साइकिल में किया जा सकता है कन्वर्ट, यानी कि कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन होता है, जिसे पहली स्टेज से दूसरी में पहुंचा सकते हैं तो दूसरी से पहले में भी पहुंचा सकते हैं। यानी ये वर्क कर सकता है हीट इंजन की तरह भी और वर्क कर सकता है रेफ्रिजरेटर की तरह भी। इन रिवर्स साइकिल आगे लिखेंगे, इन रिवर्स साइकिल दिस इंजन एब्जॉर्ब्स in reverse cycle this engine absorbs Q2 heat from heat sink कहां से लेता है, हीट सिंक से हीट लेता है, कितनी, Q2। आगे, वर्क W is done on the gas work W is done on the gas by external agency then the engine rejects कितनी हीट देगा, Q1 हीट, किसको, हीट सोर्स को, rejects Q1 हीट, rejects Q1 हीट to the source at high temperature T1 के। इंजन रिजेक्ट करता है Q1 हीट, कहाँ, किसको देता है, टू द सोर्स एट हाई टेम्परेचर T1 के। नोट करो इसको, फिर आगे लिखते हैं।
करके आगे लिखते हैं। पहला बदल लिखना, हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल heat transfer is possible from low temperature to high temperature, from low temperature to high temperature in the presence of an external agency यानी कि हम जो उल्टी गंगा बहा रहे हैं ना, हमेशा हमें पता है गर्म से ठंडे की तरफ हीट फ्लो होती है, पर जब हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं यानी कि ठंडे से गर्म की तरफ यानी कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करा रहे हैं, तो वो चुपचाप नहीं होगा। उसके लिए हमें बाहरी एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल। An external agency. This is the principle of refrigeration. ध्यान रखना कि रेफ्रिजरेटर जो है वो ये कहता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्लो हो हीट का फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, then an external agency is required, must है। आगे जैसे कि हम लोग कार्नोट इंजन जो होता है वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है वो डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी जो होती है वो मेजर करती है कि कार्नोट इंजन कितने अच्छे से काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी वर्किंग को दिखाने के लिए एफिशिएंसी नहीं, वर्क परफॉर्मेंस, एक फॉर्मूला निकालेंगे अभी अपन वर्क परफॉर्मेंस का। वर्क परफॉर्मेंस बताती है कि रेफ्रिजरेटर कितना अच्छे से वर्क कर पा रहा है। तो लिखेंगे द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, पहला बदलिए अपना, the work performance of refrigerator is defined as the work performance of refrigerator is defined as the ratio of heat absorbed as the ratio of heat absorbed by gas and external work। यानी कि देखिए वर्क परफॉर्मेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या होती है, कितनी हीट रेफ्रिजरेटर ने एब्सॉर्ब की है, किधर से, हीट सिंक से, अपॉन में एक्सटर्नल वर्क उसका कितना किया गया है। तो देखिए आपने देखा था Q2 हीट ली, W1 किया, तो कितनी हीट इसको दे दी, Q1। Q1 क्या था, W प्लस Q2। यहाँ से Q2 की यहाँ से W की वैल्यू क्या आ रही है, Q1 माइनस Q2, ये आ रही है ना।
Q1 हीट दी थी हीट सोर्स को, जो कि किसके बराबर है, Q2 और W के बराबर है। यहाँ से W की वैल्यू निकली Q1 यानी जितनी हीट रिजेक्ट करी है सोर्स को, और Q2 जितनी हीट सिंक से ली है, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये क्या है, ये है वर्क परफॉर्मेंस, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। नोट करो, ये हमारा रेफ्रिजरेटर टॉपिक पूरा हो गया। अब इस यूनिट में टॉपिक ही 2-3 बचे, एक कार्नोट थ्योरम है, एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये अपना रेफ्रिजरेटर जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। वर्क परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर कितने अच्छे से वर्क कर पा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्नोट थ्योरम। देखो कार्नोट थ्योरम में दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को प्रूव करेंगे। इसमें से जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो तो छोटा सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा बड़ा है। इसका कार्नोट थ्योरम है ना, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ अ कार्नोट इंजन, पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। इफ अ कार्नोट इंजन and a heat engine are working between the temperatures T1 कह रहे हैं and T2 कह रहे हैं। Then the efficiency of heat engine of heat engine can never be greater than that of carbon। इसने क्या कहा फर्स्ट स्टेटमेंट में कि अगर कार्बन एक दो टेम्परेचर है, एक T1 केल्विन एक T2 केल्विन, मतलब एक सिंक का टेम्परेचर है एक सोर्स का टेम्परेचर है, उन दो टेम्परेचर वो फिक्स है, उन टेम्परेचर के बीच में ही एक तो कार्बो इंजन वर्क कर रहा है और एक हीट इंजन वर्क कर रहा है। हीट इंजन और कार्बो इंजन में डिफरेंस, कार्बो इंजन भी है तो एक हीट इंजन, लेकिन कार्बो इंजन रिवर्सिबल है, यानी कि ये आगे चलते हुए हीट इंजन की तरह वर्क करेगा और पीछे चलते हुए रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा, और हीट इंजन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, यानी ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। जब दोनों वर्क करते हैं दो टेम्परेचर्स के बीच में, दोनों टेम्परेचर कौन कौन से, T1 केल्विन और T2 केल्विन, तो हमेशा जो एफिशिएंसी होगी वो कार्बन
कार्नोट इंजन की ही ज्यादा होगी। यानी कि कोई भी इंजन अगर वर्क कर रहा है और कार्नोट इंजन भी वर्क कर रहा है तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की ही ज्यादा होगी। कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं हो सकती। तो दैट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन। लिख लो इसको। यानी कि हीट इंजन की एफिशिएंसी चाहे कितनी कोशिश कर लो कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि कार्नोट इंजन इज एन इंजन ऑफ मैक्सिमम या फिर ग्रेटर एफिशिएंसी। इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दोनों का प्रूफ करेंगे फिर हम लोग। दूसरा है द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन the efficiency of different reversible engines working between the same temperature working between the same temperatures is always same whether the working substance is different. नोट करो इसको, फिर बताते हैं इसको क्या है ये स्टेटमेंट। मैं इसको पढ़ते ही पता चल गया होगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर रिवर्सिबल इंजन बहुत सारे, मतलब सारे कार्नोट इंजन है और सारे ही T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के बीच में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर सेम होने का मतलब उनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। क्योंकि पहले भी बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक बट डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। यानी अगर आप चाहो तो इंजन के वर्किंग सब्सटेंस चाहे कितने भी बदल दो, एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमें जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे वो हम करेंगे कार्नोट थ्योरम जो है उसके प्रूफ, जिसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना इसका, वो फर्स्ट स्टेटमेंट तो थोड़ा सा बड़ा प्रूफ होगा, काफी है। उसमें क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक मशीन वगैरह लगाई जाती है, यानी एक रिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल इंजन जो होंगे उन दोनों को सेपरेट करके उन दोनों को लगाकर एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई जाएगी, ताकि हमें कुछ नहीं करना पड़े, एक अपना काम दिखता जाए और दूसरी मशीन चलती जाए, एक दूसरे की हीट का यूज खुद ही करें। वो सारा कुछ बना के और प्रूव करना पड़ेगा कि जो कार्नोट इंजन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का ही इंजन होता है, रिवर्सिबल इंजन होता है। और जो सेकंड वाला जो है वो क्या है, बस थ्योरेटिकली थोड़ी सी देर में ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो है जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को कवर करेंगे।